हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का इतिहास का भाग। ये कक्षा 6 की SCERT की बुक है जो कि यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है और इसको हम पूरा कवर करेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो TGT हो, PGT हो, यूपी टेट हो या सहायक शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए आज हम आगे बढ़ रहे हैं पार्ट 6 की ओर। लर्नर्स, अब आप अनअकैडमी पर प्लस के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि अनअकैडमी पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी, पूरी एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन यानी कि हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट है और ये सब कुछ आपको प्लस पर मिलता है। मेरी फ्री लाइव क्लास होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो आप भी इस क्लास को ज्वाइन ज़रूर करें। और ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी अनअकैडमी पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रतीक्षा आचार्य मेरा नाम है, ठीक है। और ये सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी पर मिलने वाली हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, ये स्पेशल क्लासेस है फ्री वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनलॉक करनी है इन क्लासेस को और अनलॉक कोड में यूज कर सकते हैं आप, यही रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट। अगर आप प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं यानी कि आप बैच कोर्सेज लेना चाहते हैं, अलग अलग बैच कोर्सेज आते रहते हैं। अगर आप CTET, UP टेट, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसी एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने और 12 महीने के ड्यूरेशन में ही बटा है 699, 899। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है और रेफरल कोड यूज करेंगे तो डिस्काउंट आपको शो होने लगेगा। DSSB, सुपर टेट, KBS, NBS, APS के लिए भी अलग से सब्सक्रिप्शन है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं। मेरी फ्री लाइव क्लास को अनलॉक करने के लिए या फिर बैच कोर्स को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए आप इसी रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और मुझे फॉलो करना बिल्कुल। 6 है भारत में प्रारंभिक राज्य, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों मगध साम्राज्य सिकंदर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहुंच लेते हैं 6 चैप्टर पर। चैप्टर 6 महाजनपद की ओर के महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पहले चैप्टर 6 ओपन हो चुका है। तो जनपद जो होता है कई तहसीलों से मिलकर बना होता है। वैसे ही प्राचीन काल में जो छोटे छोटे जनपद थे वो मिलकर एक महाजनपद को बनाते थे। 600 ईसा पूर्व में जन का जो राजा था अब जनपद का राजा माना जाने लगा और जनपद का शाब्दिक अर्थ था जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अर्थात बस जाता है। महाजनपद क्या होते हैं? महाजनपद के बारे में हमें बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र क्या होता है? इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। कौन कौन से राज्य थे? तो जो राजतंत्र के अंतर्गत आते थे जिनमें अध्यक्ष राजा होता था, जो है अंग, दूसरा मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, अश्मक, गांधार और कंबोज। ये 14 जो महाजनपद थे इनमें राजतंत्र चलता था। इसके बाद आता है गणतंत्र। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता है। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। कौन कौन से 2 ऐसे राज्य थे जिनमें गणतंत्र चलता था? पहला था वज्जी और दूसरा था मल्ल। दोनों ही नाम आप ध्यान रखें और इन 2 राज्यों में गणतंत्र था। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्जी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व है और यह संपूर्ण वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे, अतः ये प्रमुख महाजनपद भी कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज्यादा क्या थे? महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौशल, अवंती, वत्स और मगध
और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण साम्राज्य स्थापित हुआ वो मगध का हुआ और अवंती हुआ। इसके बाद प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में भी बदलाव हुए। महाजनपद काल में राजा की शक्ति और बढ़ गई। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक भी था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी जो थे वो भारत आते थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। इस युग के में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और वह था शहरों का विकास। शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलते चले गए। मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं अब। इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। वे बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र और प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे। साम्राज्य क्या होता था? जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते थे तो उस राज्य को साम्राज्य कहा जाता था, जैसे कि मगध साम्राज्य। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तथा मगध के क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ, जिसमें पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश। तीनों ही वंशों के नाम आप ध्यान रखें। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। घनानंद जो थे नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के ओर अधिक विस्तार की नीति अपनाई और उनके पास एक विशाल सेना थी, जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सिकंदर और पुरुष में के युद्ध की कहानी दिखाई गई है। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया? तो तक्षशिला के राजा आम्भी के द्वारा। और सिकंदर ने युद्ध की खबर सुनकर पुरु ने अपनी सेना को भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया। तो ये स्टोरी है। इसके बाद सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसेडोनिया नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला था। वह पारसिक साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया और इनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी चित्रकथा के रूप में आपने पढ़ी। इसके बाद जब उसने मगध के राजा घनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वे मैसेडोनिया लौट गया। तो यहाँ पर मगध के राज्य के जो वंश हैं, सबसे पहले हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश था, फिर नंद वंश था। तो यहाँ पर ये 6 चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान हम कर लेते हैं। राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार करने वाले राज्य को क्या कहा जाता था? साम्राज्य कहा जाता था। महाजनपद काल में राजा राज्य का रक्षक था। डैश के समय सिकंदर भारत आया तो घनानंद के समय, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसके समय सिकंदर भारत आया। आम्भी डैश का राजा था। तो आम्भी जो था वह राजा था किसका? तक्षशिला का। तो यहाँ आप देख सकते हैं तक्षशिला के राजा आम्भी ने ही सिकंदर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर